हम्म। तो कल अपन शायद लैमार्किज्म की बात कर रहे थे ना। तो देखिए, लैमार्किज्म में अपन ने कहा था कि लैमार्क की थ्योरी को अपन क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अगला हमने कहा कि जो लैमार्क साहब थे, इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था? फिलोसफी जूलॉजिक। और बुक लिखी कब थी? 1809 में। फिर अपन ने कहा कि इनकी थ्योरी की चार मेन बातें हैं। पहला है इंटरनल वाइटल फोर्स। दूसरा इन्होंने क्या कहा था? न्यू नीड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। फिर अगली बात इन्होंने रखी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और चौथा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो कुल मिलाकर के बातें कितनी रखी? चार। और अपने सपोर्ट में एग्जाम्पल किसका दिया? जिराफ का। इनके हिसाब से पहले सारे जिराफ कैसे थे? शीप जैसे, यानी कि जिनकी नेक और फोर लिम्स छोटी थी। बाद में जब जमीन पे घास खत्म हो गई तो पेड़ों पे से पत्तियां खाने के लिए इन्होंने अपने फोर लिम्स और नेक का ज्यादा यूज किया। और धीमे धीमे करके ये कैरेक्टर डेवलप होता चला गया। तो इस चीज को अपन ने क्या कहा? डार्विनिज्म, लैमार्किज्म। अब बात आती है कि लैमार्किज्म के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस कौन कौन सी थी। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्शंस में, तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था अगस्त वीजमैन। तो बेटा साइंटिस्ट का नाम क्या है? अगस्त वीजमैन साहब हुए। और अगस्त वीजमैन साहब ने एक किया एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे अपन बोलते हैं डी कॉर्डलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया जाता है? डी कॉर्डलाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अपन बोलते हैं डी कॉर्डलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इन्होंने किया क्या कि इन्होंने लिए रैट और चूहों को लेकर के इसकी इन्होंने क्या किया? टेल को काट दिया। तो चूहों को लिया और चूहों को लेकर के उसकी क्या करी? पूंछ काट दी। पूंछ के लिए अपन कॉर्डा वर्ड यूज करते हैं ना। पूंछ के लिए वर्ड आता है कॉर्डा या कॉर्डल। तो कॉर्डल वर्ड किसके लिए आता है? पूंछ के लिए। तो इन्होंने पूंछ को काट दिया। अब पूंछ को काटने के बाद फिर इन्होंने क्या कराया? इन रैट्स को ब्रीड कराया, यानी कि इनको कराया रिप्रोड्यूस। अब जब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो रिप्रोड्यूस करने के बाद फिर देखो वापस से अगली जनरेशन आएगी। जब अगली जनरेशन आई तो फिर उन्होंने क्या किया? अगली जनरेशन की फिर से पूंछ काट दी और पूंछ काट के फिर से ब्रीड कराया। और यही काम इन्होंने किया 21 जनरेशन तक। कितनी जनरेशन तक ये काम किया? 21 जनरेशन तक ये काम किया। अब 21 जनरेशन तक ये काम करने के बाद इन्होंने देखा कि जो 22nd जनरेशन थी, इस 22nd जनरेशन के जो रैट थे, इनके अंदर इन्हें मिली कि यहां पर सब नॉर्मल टेल पाई जा रही थी। तो इनके अंदर टेल कैसी थी? नॉर्मल। अब देखिए, अगर लेमार्क की बात सही होती यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो इसका मतलब था कि इन चूहों ने अपनी लाइफ में कभी भी टेल का यूज तो किया नहीं। अगर टेल का यूज नहीं किया तो टेल को या तो गायब हो जाना था या कम से कम डीजनरेट तो हो ही जाना था। इनकी टेल गायब होना तो दूर रहा, टेल डीजनरेट यानी कि छोटी भी नहीं हुई। तो इन्होंने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या है? बेकार। ठीक। तो इन्होंने कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है? कि जो पेरेंट्स थे उनके अंदर टेल नहीं थी, तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग के अंदर आए, क्या वो इनहेरिट होते हैं? नहीं। तो इन्होंने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाली थ्योरी बेकार है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि जो लैमार्किज्म है उसके अगेंस्ट जो चार बातें कही गई उसमें हमें ऑब्जेक्शंस कहां कहां है। तो ज्यादा लंबे समय हम जीते हैं या कछुआ? और ज्यादा डेवलप्ड कौन? हम। तो इन्होंने जो बात करी थी इंटरनल वाइटल फोर्स की, तो उसके हिसाब से तो वाइटल फोर्स को काम करने के लिए कछुए के अंदर टाइम मिला ज्यादा, हमारे अंदर टाइम मिला कम। पर फिर भी हमारी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा इन्होंने कहा था न्यू नीड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। अगर हम मान लो पानी के अंदर डाइव करने की रोज प्रैक्टिस करना शुरू करें
घंटे, 2-2 घंटे हम पानी में ही अगर बिताना शुरू करें, तो आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर लंग्स की बजाय गिल्स आ जाएँगे? नहीं आएँगे ना। या अगर मान लो तुम अगर छत पे से रोज कूदने की प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारे अंदर पंख आएँगे? नहीं। तो अगली इन्होंने बात करी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये बात स्केलेटल मसल तक सही समझ में आती है कि स्केलेटल मसल के मामले में है कि आप मसल्स का जितना यूज करेंगे वो उतना ज्यादा डेवलप होता जाएगा, अगर यूज नहीं करेंगे तो डीजनरेट होता जाएगा। पर यह बात बाकी ऑर्गन्स के बारे में एप्लीकेबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो लोग ज्यादा पढ़ते उनकी आंखें ज्यादा बड़ी होती और तुम जैसों की तो गायब हो गई होती। फिर उस समय क्या होता है कि नीट के एग्जाम में एक कॉलम ये भी होता है कि फॉर्म वही भर सकते हैं जिनकी आंखों का डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़े होगे तो उस केस में आंखों का डायमीटर ज्यादा होगा। अगर मान लो ऐसा कुछ होता तो उस केस में कोचिंग आपकी जो बाकायदा 3-4 घंटे की क्लास लगाती टीवी देखने की, कि भैया कम से कम आंखों का साइज तो बड़ा करके रखो। तो क्या यहां पर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाली बात सही है? नहीं। और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, इनहेरिटेंस के बारे में हमको बताया था मेंडल ने, तो इनकी जो इनहेरिटेंस वाली बातें थी वो भी सही नहीं थी। पर क्या हम लेमार्किज्म को एकदम ऑल टुगेदर बना कर दें कि एकदम गलत है? नहीं। कुछ चीजें हैं जिनको आप लेमार्किज्म की मदद से ही समझा सकते हैं। जैसे हम बात करें अगर वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि ऐसे ऑर्गन जो हमारे अंदर पाए तो जाते हैं पर ये हमारे अंदर नॉन फंक्शनल है, काम नहीं करते। यही ऑर्गन हमसे रिलेटेड दूसरे एनिमल्स में या हमारे एंसेस्टर्स के अंदर काम कर रहे थे, तो ऐसे ऑर्गन्स को अपन क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। अब भाई वेस्टिजियल ऑर्गन को आप लेमार्क के यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के अलावा और किसी तरीके से समझा सकते हैं? नहीं। ऐसे ही जो एनिमल्स लगातार केव में रहते हैं उनकी स्किन पे से पिगमेंटेशन गायब हो जाता है। जो लगातार केव के अंदर रहे उनकी स्किन से पिगमेंटेशन क्या हो जाता है? गायब। ऐसे ही अगर हम देखें तो हम सब ह्यूमंस का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से ही हुआ। उसके बावजूद अगर आप देखें तो ह्यूमंस में से जितने लोग जाकर के ट्रॉपिकल एरिया में रहे उन सारे लोगों का स्किन का कलर टोन कंपेटिबली डार्क है, जबकि जो लोग कोल्डर क्लाइमेट के अंदर रहे जहां पे सनलाइट के लिए एक्सपोजर कम है उनका स्किन टोन कंपेटिबली लाइट है। तो मतलब ये सारी जो कहानियां हैं या बिना लेमार्किज्म के समझा नहीं सकते हैं। पर अभी अगर हम अपने लिए बात करें तो हमारे हिसाब से लेमार्किज्म सही है कि गलत? तो मेरे हिसाब से लेमार्किज्म गलत है। अब लेमार्किज्म के बाद दूसरी जो थ्योरी आती है इसको अपन क्या बोलते हैं? डार्विनिज्म। और जो डार्विनिज्म है प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? चार्ल्स डार्विन। शिप का नाम बोलो। क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ध्यान दिया था कि सेल शिप था? सेल शिप का मतलब है एक ऐसा शिप जो कि हवा से चलता हो, ठीक? बड़े बड़े वो लगा देते हैं ना पाल, उससे हवा की वजह से जो शिप चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल शिप। तो क्या ये मोटर शिप था? नहीं। ये कैसा था? सेल शिप था। तो एचएमएस बीगल जो है ये यहां पर था सेल शिप। अब इनकी जो बुक है, बुक का नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। तो बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब अगली बात आती है कि डार्विन साहब किस किस से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित किस किस से हुए? तो डार्विन साहब इन्फ्लुएंस थे दो लोगों से। एक तो थे टीआर माल्थस। पहले का नाम क्या है? टीआर माल्थस। एनसीईआरटी लिखते ना थॉमस माल्थस, तो इनका पूरा नाम था थॉमस रेव माल्थस। तो टीआर माल्थस जो है इन्होंने एक बुक लिखी है एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन। इन्होंने जो बुक लिखी, बुक का नाम क्या है? ऐसे ऑन पॉपुलेशन।
तो टी आर माल्थस साहब जो है ये इकोनॉमिस्ट थे। ये कौन थे? इकोनॉमिस्ट। इनका बायो से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन और उसके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज और उन रिसोर्सेज के हिसाब से पॉपुलेशन के घटने बढ़ने को लेकर के कई सारी बातें बताई, जो इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखी। जो इन्होंने किताब लिखी है एसे ऑन पॉपुलेशन, इस किताब का जब पहला एडिशन आया था तो पहले एडिशन में ऑथर का नाम नहीं था, क्योंकि इन्हें डाउट था कि किताब चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इन्होंने पहले एडिशन में किताब को छापा एनोनिमस, अज्ञात, पता नहीं किसने लिखी। पर किताब आई और मार्केट में चल गई, सब लोगों को अच्छी लगी। जब अच्छी लगी तो किताब के दूसरे एडिशन के अंदर उन्होंने अपने नाम को रिवील किया था कि हाँ साहब किताब मैंने लिखी है। ठीक, तो पहले एडिशन में इन्होंने किताब की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था कि पता नहीं लिखी किसने है। तो यहां जो टी आर माल्थस साहब थे, ये टी आर माल्थस साहब ने जो बातें करी थी मेनली, एक तो ये बात कर रहे थे यहां पे ओवर प्रोडक्शन के बारे में। पहला किसके बारे में बात करते थे? ओवर प्रोडक्शन के बारे में। यानी कि ओवर प्रोडक्शन का मतलब है हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते थे। दूसरा, ये बात कर रहे थे यहां पर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो अगली ये बात किसके बारे में करते थे? लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। और तीसरा इनका कहना यह था कि जो पॉपुलेशन साइज है ये लगभग कांस्टेंट बना रहता है। तो इनका कहना था कि पॉपुलेशन साइज रिमेन कांस्टेंट, तो ये लगभग कांस्टेंट रहता है एक्सेप्ट फ्लक्चुएशंस। कभी कभी कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं, उन्हें छोड़ करके बाकी अगर देखें तो जो पॉपुलेशन साइज है ये लगभग क्या बना रहता है? कांस्टेंट। कैसे? तो अगर आप देखें तो डार्विन साहब जब काम कर रहे थे 1850 के आसपास या उससे पहले, तो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बेहतर नहीं थी। जब मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बेहतर नहीं थी तो उस समय पे जितनी भी बीमारियां फैलती थी तो कई सारी बीमारियों से लोगों की डेथ हो जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी लिखती है कि मलेरिया का ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट रहा है। तो इन्होंने देखा कि यार पॉपुलेशन कुछ बढ़ी, उसके बाद फिर कई सारे लोगों की डेथ हो गई, तो पॉपुलेशन फिर से कम हो गई। फिर पॉपुलेशन बढ़ी, फिर वापस से लोगों की डेथ हो गई। तो मेन जो तीन बातें इन्होंने अपने इस पूरी किताब के अंदर लिखी हैं वो ये तीन बातें हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो किससे थे? टी आर माल्थस से, जिनका नाम एनसीईआरटी लेती है। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स लेल। तो ये एक और प्रभावित किससे किससे थे? चार्ल्स लेल। इन्होंने बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, एक किताब लिखी थी। तो इनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी के अंदर ये बात करते हैं कि जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉ हैं ये सारे लॉ यूनिवर्सल हैं। इनमें से कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जिसको जब डिस्कवर किया गया उसके बाद उसने काम करना शुरू किया हो। ये सारे लॉ हमेशा से रहे हैं। जब से पृथ्वी या पूरा ब्रह्मांड अपने एग्जिस्टेंस में आया है तब से ये लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक न्यूटन के सिर पे एप्पल नहीं गिरा था, क्या उससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था? था तो तब भी। ये बात अलग है कि बताया किसने? न्यूटन ने। अगर हम बात करें तो जब टेस्ला ने जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी करी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी उससे पहले नहीं थी? थी तब भी। भाई अपन बात कर रहे थे ना ओरिजिन ऑफ लाइफ में कि खूब सारी बिजली चमकती थी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है ना। पर आपने कंट्रोल्ड वे में उसका यूज करना सीखा बाद में। तो सबसे ज्यादा प्रभावित किससे रहे? टी आर माल्थस से। और प्रभावित किससे थे? चार्ल्स लियल से। फिर अगली बात आती है कि डार्विन की थ्योरी के की कंसेप्ट कौन कौन से हैं। की कंसेप्ट का मतलब है कि हम आगे और भी चीजों की बात करेंगे, पर सबसे मेन बातें क्या क्या मानी जाती हैं। तो सबसे पहला जो की कंसेप्ट है वो अपन मानते हैं यहां ब्रांचिंग डिसेंट। पहला की कंसेप्ट कौन सा है बेटा? ब्रांचिंग डिसेंट है। तो पहले की कंसेप्ट को कहा जाता है ब्रांचिंग डिसेंट। अब ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है तो इसको जरा समझो। मान लो एक एंसेस्टर है जिसका नाम है ए। एक एंसेस्टर का नाम बेटा अपन ने क्या दिया? ए। आगे चल करके ये जो एंसेस्टर है
इसके जो ऑफ स्प्रिंग हुए, तो डार्विन ने यही कहा था ना कि वेरिएशंस आएंगी। इनमें जो वेरिएशंस आई, तो इसमें 3 तरीके के वेरिएंट हुए, बी, सी और डी। आगे चल करके क्या हुआ कि डी के ऑफ स्प्रिंग तो हुए, पर इनके अंदर वेरिएशंस नहीं आई। अब मान लो जो सी है, सी से आगे चल करके 2 ऑफ स्प्रिंग हुए, एक को अपन ने नाम दे दिया ई और एक को नाम क्या दे दिया अपन ने, एफ। तो यहां अगर आप देखें, तो जब आप पहली जनरेशन से तीसरी जनरेशन की तरफ आ रहे हैं, तो जनरेशन के हिसाब से आप असेंड कर रहे हैं या डिसेंड? क्या कर रहे हैं? डिसेंड कर रहे हैं। हम अपने एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट कहे जाते हैं। हम लोगों को अपने एंसेस्टर्स का क्या कहा जाता है? डिसेंडेंट। यानी कि हम अपने बाबा पर बाबा के डिसेंडेंट हैं। क्योंकि हम समझो, डिसेंड क्यों कहा जाता है? जब भी अगर समाज में कहीं भी किसी जगह बात होगी, तो ज्यादा ऊपर की पोजीशन पे किसे रखा जाएगा, हमको कि हमारे बाबा को? तो मतलब कि वहां हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डिसेंड कर रहे हैं। साथ में इन्होंने क्या कहा? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्यों कहा? क्योंकि हर जनरेशन पर अगर आप देखें, तो नई नई ब्रांचेस ओरिजिनेट होती जा रही हैं। तो जो नई नई ब्रांचेस ओरिजिनेट होती जा रही हैं, उसी चीज को डार्विन साहब ने नाम क्या दिया था? ब्रांचिंग डिसेंड नाम दिया था। तो अब देखो, एक चीज आपको दिखाते हैं। कहाँ गया? चलो वापस से उसी पे आ जाते हैं। यहां ये वाला डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, अरे रुको ना। हम्म, अब जरा देखिए। अब देखो, फोटो दिखाई दिया? ये फोटो मैंने आपको दिखाया इसलिए कि ये डार्विन के हाथ का लिखा हुआ है। डार्विन ने खुद अपनी किताब की जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी थी, उस मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर लिखा था। और इस मैन्यूस्क्रिप्ट में ये वाला फोटो पूरा नहीं है जो मेरे को आज तक पढ़ने में आया। वो उसमें डार्विन यहां पे कहीं लिखते हैं, आई थिंक। वो अकेला है जो पढ़ने लायक है। अब बताओ, हैंड राइटिंग किसकी अच्छी है, तुम्हारी की डार्विन की? डार्विन की हैंड राइटिंग अच्छी है ना? हाँ। तो यहां पे अगर आप देखें, तो डार्विन साहब क्या समझा रहे हैं? ब्रांचिंग डिसेंट। इन्होंने कहा कि कोई एक एंसेस्टर है, ठीक। आगे चल करके उससे कई सारे ऑर्गेनिज्म बनते चले गए। फिर इसी से इन्होंने क्या कहा कि ए बी सी डी वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी चीज को अपन क्या नाम देते हैं? ब्रांचिंग डिसेंट कहा जाता है। तो ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में बताया किसने था? डार्विन ने। तो अपन ने कहा कि डार्विन साहब ने यहां पर बताया ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में। तो पहला आइडिया इनका क्या था? ब्रांचिंग डिसेंट। अब ब्रांचिंग डिसेंट के बाद अब देखो, दूसरा जो आइडिया था उस पे आते हैं। तो डार्विन का दूसरा आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा की कंसेप्ट क्या कहा जाता है? नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। तो दूसरे की कंसेप्ट को अपन बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसके बारे में देखो। नेचुरल सिलेक्शन को इसेंस ऑफ डार्विनिज्म भी कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? इसेंस ऑफ डार्विनिज्म। यानी कि डार्विन ने जो भी बातें कही हैं, उनका इसेंस, इसेंस मतलब सेंट्रल आइडिया। अगर आप सेंट्रल आइडिया निकालें और अगर आपको एक बात में सब सारी कहानी समझानी हो, तो वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन।
तो अपन ने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन को इसेंस ऑफ डार्विनिज्म कहा जाता है। दूसरा, इसी नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन ने माना था मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इसी को डार्विन क्या मानते हैं? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कौन है बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। इसेंस ऑफ डार्विनिज्म किसे माना जाता है? नेचुरल सिलेक्शन को। तो की कंसेप्ट डार्विनिज्म के कितने हैं? दो। एक बार इतना लिख दो, फिर अपन बात करते हैं कि डार्विनिज्म में पॉइंट कौन कौन से हैं। क्या हुआ? ओवर पॉपुलेशन टी आर माल्थस ने कहा था। हाँ, ओवर प्रोडक्शन मतलब है कि हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, अपनी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता। उनको समझाने के लिए आपको लेमार्किज्म की आवश्यकता है। फिर भी अपना कंट्रोल नहीं है, फिर भी हम जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात करें, तो आप कैसे समझाओगे? यही समझाओगे ना कि हमारे अंदर, उसके अंदर, उसमें फूड का डाइजेशन बंद हो गया। जब फूड का डाइजेशन नहीं हुआ तो धीमे धीमे करके डीजनरेट हो गई। तो हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि क्या आप उसे समझा पा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि इवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता कि आप इवोल्यूशन की डायरेक्शन बता सकें, आप ये बता सकें कि इवोल्यूशन जब होगा तो ये आगे किस डायरेक्शन में जाएगा, कहां पहुंचेगा, आपको कुछ नहीं पता है। पढ़े आगे। अभी हम सब बात करेंगे। अभी तो हमने केवल बस लिख लिया है कि ठीक है कहानी ये है। अब डार्विनिज्म में कहा क्या क्या था डार्विन ने, वो सारी बातें अभी अपन करेंगे। आगे बढ़े। देखिए, तो अब अपनी को बात करनी है कि डार्विनिज्म में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो सबसे पहली ये बात करते हैं ओवर प्रोडक्शन। पहली बात क्या रखी है बेटा? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन के अंदर ये बात करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या पाया जाता है? हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखें तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें रैबिट के बारे में, तो रैबिट में 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब हुआ कि एक बार जब फीमेल यंग वन प्रोड्यूस करेगी तो 1 लीटर में लगभग 6 रैबिट्स प्रोड्यूस होते हैं। कितने रैबिट? 6। और 1 साल के अंदर 4 लीटर्स होते हैं, यानी कि 4 बार रिप्रोड्यूस करती है। अगर मान लो ये सारे सरवाइव कर जाएं तो एक रैबिट से 1 साल में कितने बने? उसमें भी खासियत यह है कि रैबिट अपनी एज के 6 मंथ पूरा होते ही ब्रीड करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये सबके सब सरवाइव कर जाएं और मान लो इनमें से आधे मेल और आधे फीमेल हो, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ही साल या कुछ 100 साल में पूरी धरती रैबिट से भर जाएगी? तो मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? काफी ज्यादा है। अब आप समझिए, जो यहां रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, यहां पर जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को
अगर मैं कोरिलेट करूं इन जनरल लाइफ स्पैन से, तो आप बताओ जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा या रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम? ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात करता हूं रेट के बारे में, तो रेट आप तब निकालते हैं जब आप उसे टाइम से डिवाइड करेंगे। रेट का मतलब नंबर नहीं होता है, रेट का मतलब है नंबर डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में और इसे अगर आपको लाइफ स्पैन से कोरिलेट करना हो, तो जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा उसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा, या जहां कम वहां पे, जहां पे कम वहां ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया लगभग कितने मिनट में डिवाइड कर जाता है? 20 मिनट के आसपास। कितने में डिवाइड किया? 20 मिनट। मतलब कि बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन कितना रहा? 20 मिनट। लाइफ स्पैन कितना है? 20 मिनट। जैसे वो डिवाइड किया, तो डिवाइड करते ही अगली जनरेशन आ गई ना। अगली जनरेशन आई मतलब पिछली जनरेशन का अस्तित्व खत्म हो गया। तो लाइफ स्पैन कितना है? 20 मिनट। अब मान लो एक बैक्टीरिया अगर 20 मिनट में डिवाइड करे तो 20 मिनट में एक के कितने बने? 2। 40 मिनट में कितने बन जाएंगे? 4। फिर इसके बाद अगला 60 मिनट में कितने बनेंगे? 8। फिर इसके बाद अगर आप यही काम ऐसे करके कुछ घंटों तक अगर आप चलाए रखें, तो कुछ घंटों में ही आपको नहीं लगता कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन के तैयार हो जाएंगे? तो मतलब कि जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाइफ स्पैन से या इनवर्सली? कैसा होना चाहिए? इनवर्सली। तो अपन ने कहा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन जितना ज्यादा, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहेगा? उतना कम। अब ध्यान दीजिए, लाइफ स्पैन जितना कम, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उतना ही ज्यादा है। अब ध्यान दो, जितनी बार रिप्रोड्यूस करेगा, ध्यान देना, जितनी बार रिप्रोड्यूस करेगा, तो हर बार रिप्रोडक्शन के समय क्या डीएनए रेप्लिकेशन होगा? जब भी अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इसका मतलब है कि यहां चांसेस ऑफ म्यूटेशन कम की ज्यादा? चांसेस ऑफ म्यूटेशन क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो अगर चांसेस ऑफ म्यूटेशन यहां पर ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इवोल्यूशन की, तो रेट ऑफ इवोल्यूशन कम हुआ कि ज्यादा? रेट ऑफ इवोल्यूशन क्या हो गया? ज्यादा। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं एक बैक्टीरिया के बारे में, मैं बात कर रहा हूं एक बैक्टीरिया में, और वहीं पर अगर मैं बात करूं किसी फिश या फाउल में, किसके अंदर बात करता हूं? किसी फिश या फाउल। फाउल मतलब क्या? मुर्गी। ठीक। तो अपन ने कहा कि अगर हम बैक्टीरिया में बात करें, दूसरी तरफ फिश या फाउल में बात करें, तो बैक्टीरिया में जो इवोल्यूशन है, ये इवोल्यूशन विल टेक प्लेस विद इन आवर्स। यहां पे जो इवोल्यूशन है ये हो जाएगा विद इन आवर्स। तो अपन ने कहा कि जो इवोल्यूशन है वो टेक प्लेस विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों के अंदर हो जाएगा। और जबकि वहीं पर अगर हम बात करें फिश या फाउल में, तो सिमिलर काम होने के लिए इट विल टेक प्लेस इन, या तो ईयर्स लग जाएंगे या फिर हो सकता है सेंचुरीज लग जाएं। तो मतलब कि रेट ऑफ इवोल्यूशन क्या लाइफ स्पैन से रिलेटेड होता है? यस। जब अगर लाइफ स्पैन कम होगा तो रेट ऑफ इवोल्यूशन कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो पहली बात ये करते हैं ओवर प्रोडक्शन के बारे में, जहां ये कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में इनॉर्मस एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की, वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करना चाहता है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस। अगली बात इन्होंने क्या करी है बेटा? लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। तो अगली ये बात करते हैं लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस की। अब लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर इन्होंने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज या तो कांस्टेंट रहते हैं, रिसोर्सेज क्या रहने वाले हैं? या तो ये कांस्टेंट रहेंगे, मतलब कि बढ़ेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि क्या अगर पॉपुलेशन बढ़े, तो क्या पॉपुलेशन बढ़ने पर धरती बड़ी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है वो भी तो अपने आप में एक रिसोर्स है।
तो क्या ये रिसोर्स बड़ा होता है? नहीं। या फिर अगर बड़ा होगा भी, देन इट विल इंक्रीज इन अरिथमेटिक रेशियो। अगर ये बढ़ेगा भी तो फिर ये इंक्रीज किसके अंदर करने वाला है? अरिथमेटिक रेशियो में। यानी कि एक के बाद दो, दो के बाद क्या आ जाएगा? तीन, और तीन के बाद क्या आएगा? चार। वहीं पॉपुलेशन अरिथमेटिक रेशियो में बढ़ रही थी कि लॉगरिथमिक में? पॉपुलेशन में एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16 हो रहे थे, जबकि यहां एक के दो, दो के तीन, तीन के चार होंगे। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ही अगर ये बढ़ भी रहा हो तो बहुत जल्दी ऐसी स्थिति आ जाएगी जबकि पॉपुलेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। तो पहली बात इन्होंने क्या करी? ओवर प्रोडक्शन। दूसरी बात ये क्या करते हैं? लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ को मरना पड़ेगा। समझे? पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स उतने ही है, रिसोर्स नहीं बढ़ रहे। तो अब क्या होगा? कुछ लोग तो रिसोर्स से एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। अब जो लोग रिसोर्स से एक्स्ट्रा हो जाएंगे उन लोगों को मरना पड़ेगा। अब क्या कोई मरना चाहता है? नहीं। अगर मरना नहीं चाहता तो अपने आप को बचाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा कि नहीं? तो यहां पर कहा गया कि अब होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या होता है बेटा? यहां पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। तो इन्होंने कहा कि यहां पर अब ऑपरेट होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि अपने आप को बचाए रखने, अपने आप को बनाए रखने के लिए अब ये आपस में क्या करने वाले हैं? स्ट्रगल। तो उसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये होता है तीन तरह का। पहला कहा जाता है इंट्रा स्पेसिफिक। पहले को क्या कहा जाता है? इंट्रा स्पेसिफिक कहा जाता है। और जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं दैट इट इज मोस्ट एक्यूट। ये क्या है बेटा? मोस्ट एक्यूट है, यानी कि पिन पॉइंटेड है, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स पे काम करता है। क्यों? कारण समझो। एक स्पीसीज के जितने मेंबर्स होंगे सबकी फूड रिक्वायरमेंट सिमिलर है कि अलग अलग? सबके लिए जो हैबिटेट रिक्वायरमेंट है, यानी कि शेल्टर या रहने को जो जगह चाहिए, वो सिमिलर है कि अलग अलग? सबकी जो मीटिंग रिक्वायरमेंट है, यानी कि रिप्रोड्यूस करने की जो इच्छा है, वो सिमिलर है कि अलग अलग? अगर सारी चीजें सिमिलर हैं तो आपस में लड़ाई होना तय है। इसका मतलब है कि अगर मान लो एक जंगल के अंदर अगर 5 टाइगर रह रहे हैं तो वो पांचों टाइगर कोशिश ये करेंगे कि अपनी टेरिटरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी टेरिटरी जितनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी होगी उनके लिए उतने ही ज्यादा प्रे अवेलेबल होंगे, उनके लिए उतने ही ज्यादा प्रे अवेलेबल होंगे। तो हमने कहा कि क्या अब इन टाइगर्स के बीच में लड़ाई होना तय है? इन टाइगर्स के बीच में क्या होगी? लड़ाई। इसको क्या कहा जाता है? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले इंट्रा स्पेसिफिक समझ में आता है। अगला देखिए, अब यहां दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। अगला क्या आ जाएगा? इंटर स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब है कि यहां पर अगर हम बात करें तो ये होता है बिटवीन टू और मोर स्पीसीज। तो ये क्या होगा? बिटवीन टू और मोर स्पीसीज। तो दो या उससे ज्यादा स्पीसीज के बीच में जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा उसे क्या कहा जाएगा? इंटर स्पेसिफिक। और इंटर स्पेसिफिक को डार्विन साहब कहते हैं कि ये मोस्ट पोटेंट फोर्स है। डार्विन साहब क्या कहते हैं? कि इट इज मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन। तो ये सबसे पोटेंट फोर्स है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। सबसे पोटेंट किसे कहा जाता है? इंटर स्पेसिफिक को। और एक्यूट अपन किसे बोलते हैं? इंट्रा को। तो अब इंटर के बारे में कहानी समझो। अगर मान लो उसी जंगल के अंदर जहां 5 टाइगर रह रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि वहां कार्निवोर अकेले 5 ही होंगे? उसी जंगल के अंदर लेपर्ड भी रह रहा होगा, उसी जंगल में हो सकता है लॉयन भी मौजूद हो, उसी के अंदर हो सकता है कि आप अगर बात करें हाइना वगैरह ले लें, जैकॉल्स वगैरह ले लें, तो ऐसे कुछ एनिमल्स भी पाए जा रहे होंगे। अगर ये एनिमल हैं तो इन सबका जो प्रे बेस है, यानी कि जो एनिमल इनके प्रे हैं, जिन एनिमल्स का इनको शिकार करना है, वो तो सिमिलर है।
वो तो क्या है, सिमिलर। तो इसका मतलब हुआ इनके बीच में लड़ाई होना तय है कि नहीं, इनके बीच में क्या होगी, लड़ाई। तो देखो, अगर दो या उससे ज्यादा स्पीसीज के मेंबर्स के बीच होती है तो इनकी फूड और शेल्टर रिक्वायरमेंट तो सिमिलर है ही ना। भले ही मीटिंग रिक्वायरमेंट सिमिलर नहीं है, पर फूड और शेल्टर रिक्वायरमेंट क्या है, सिमिलर। तो इस वजह से इनके बीच में लड़ाई होना तय है। और पहले वाले केस में जो लड़ाई थी वो केवल 5 टाइगर्स के बीच में हो रही थी। इस बार कहानी में केवल 5 लोग नहीं हैं, इस बार जो स्पीसीज हैं वो स्पीसीज का नंबर ही 5 से ज्यादा है। तो मतलब अब यहां लड़ाई में ज्यादा लोग शामिल हैं। जब अगर लड़ाई में लोग ज्यादा शामिल होंगे तभी तो होगा कि जो वास्तव में जो वीर योद्धा होगा वो निकल के बाहर आएगा, वही सरवाइव करेगा। तो मतलब कि अगर मान लो लड़ाई केवल दो पक्षों के बीच में हो तो उसमें ज्यादा ताकतवर निकल के आएगा, या एक से ज्यादा पक्षों के बीच में हो तो एक से ज्यादा लोगों के बीच में लड़ाई हो, ठीक। तो उस केस में क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो जीतेगा। जैसे WWE के कुछ मैचेस होते हैं ना, जिनमें कई सारे प्लेयर एक साथ आ जाते हैं रिंग में, तो अब उसमें क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतने वाला है। तो मतलब मोस्ट पोटेंट किसे बोलोगे, किसको कहोगे, इंटर स्पेसिफिक। मोस्ट पोटेंट किसे कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक। जबकि हम एक्यूट यानी पिन पॉइंटेड हम किसे बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक को। तीसरा यहां आ जाता है आपका एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक। अगला क्या आया, एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइमेट में या एनवायरमेंट में अचानक से ऐसे चेंजेस आते हैं जो एनिमल्स के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। मान लो अगर किसी जंगल के अंदर बाढ़ आ गई, तो बाढ़ लाने में अब किसी एनिमल का योगदान तो था नहीं, पर अगर बाढ़ आई तो आपको क्या लगता है, जंगल में बाढ़ आने पर जब जंगल में आग लगती है, क्या वाइल्ड एनिमल्स नहीं मरते हैं, मरते हैं ना। तो इसका मतलब है तब तो किसी एनिमल का कोई योगदान नहीं था। वो सारा किसकी वजह से हुआ, क्लाइमेट की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कितने तरीके का है, तीन। पहला इंट्रा, दूसरा इंटर, और तीसरा कौन सा हो जाता है, एनवायरमेंटल। क्या ये तीन बातें अभी अपने को समझ में आई हैं। अब देखिए, अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने जो कंडीशन क्रिएट की गई या उन एनिमल्स के सामने जो कंडीशन क्रिएट की गई वो फेवरेबल कंडीशन है कि होस्टाइल। होस्टाइल मतलब होता है खतरनाक, होस्टाइल मतलब क्या है, खतरनाक, जो फेवरेबल ना हो। तो अब मान लो जब आपस में इतनी लड़ाई चल रही है, क्लाइमेट में इतने परिवर्तन आ रहे हैं, तो एनिमल्स के सरवाइव करने के लिए कंडीशंस फेवरेबल हैं कि होस्टाइल हैं। अब होस्टाइल कंडीशन में वही विजेता बन के निकलेगा जिसके पास बेनिफिशियल वेरिएशंस होंगी, वही जीतेगा ना। तो अगली ये बात करते हैं यहां पर वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। अगली बात किसकी करते हैं, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। तो इनका यहां पर कहना है कि अब यहां आएगी वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस। बेनिफिशियल वेरिएशन के बारे में डार्विन ने बात की थी ना। अब जरा ध्यान दें, मान लेते हैं हमारे पास एक बैक्टीरिया है। कौन है, एक, इस बैक्टीरिया से हमने बनाई बैक्टीरियल कॉलोनी। इस बैक्टीरिया को अपन ने कहां रखा, कल्चर मीडियम में, और कल्चर मीडियम में रखा तो इससे क्या बना, बैक्टीरियल कॉलोनी बन गई। तो इस बैक्टीरिया से क्या बना, बैक्टीरियल कॉलोनी बन गई। अब ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, तो जब इस बैक्टीरिया से ये बैक्टीरियल कॉलोनी बनी है तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन कहते हैं ना क्लोन बनते हैं, एकदम कार्बन कॉपी बनते हैं। पर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तब क्या आप म्यूटेशन की संभावना के लिए मना कर सकते हैं कि म्यूटेशन नहीं होगा, वो तो तब भी हो सकता है ना। बैक्टीरिया होते हैं दो तरह के, फीड यूटिलाइजेशन के बेसिस पर। पहले कहे जाते हैं प्रोटोट्रॉफ, पहले को क्या बोलते हैं, प्रोटोट्रॉफ। दूसरे कहे जाते हैं ऑक्सोट्रॉफ, पहले का नाम क्या होता है, प्रोटोट्रॉफ,
और दूसरे को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सोट्रॉफ कहते हैं। प्रोटोट्रॉफ वाइल्ड बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया मिनिमल मीडियम पर सरवाइव कर सकता है। किस पे सरवाइव कर सकता है, मिनिमल मीडियम पर। इसका मतलब है कि आप इस बैक्टीरिया को केवल ग्लूकोज अवेलेबल करा दो, आप अमीनो एसिड अवेलेबल करा दो, आप इसे कुछ फैट, कुछ विटामिन वगैरह अवेलेबल करा दो, बाकी इसकी जरूरत की जितनी चीजें हैं ये अपने जरूरत के सारी चीजें खुद बना लेता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, प्रोटोट्रॉफ। वहीं पर दूसरा होता है ऑक्सोट्रॉफ, जो कि एक म्यूटेंट वैरायटी है। ऑक्सोट्रॉफ क्या है, म्यूटेंट वैरायटी है। ये जो म्यूटेंट वैरायटी है, ये कोई एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं या ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जिनको नहीं बना पाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया ग्रो करे, तो वो जो सब्सटेंस है उसे आपको बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं कंप्लीट मीडियम। क्या कहा जाता है, कंप्लीट मीडियम। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो कोई एक बैक्टीरिया है जो यूरेसिल ऑक्सोट्रॉफ है। कैसा है बेटा, यूरेसिल ऑक्सोट्रॉफ है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने इसे मिनिमल मीडियम पर रखा तो यूरेसिल बना नहीं पाएगा। अगर यूरेसिल नहीं बना पाएगा तो मतलब आरएनए बनेगा नहीं, और आरएनए नहीं बनेगा तो आपको क्या लगता है, बैक्टीरिया जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? ये बैक्टीरिया क्या होगा, मर जाएगा। तो मतलब अपन ने कहा बैक्टीरिया कितने तरीके के हैं, दो। एक प्रोटोट्रॉफ और दूसरा ऑक्सोट्रॉफ। प्रोटोट्रॉफ मिनिमल मीडियम में सरवाइव कर जाता है, जबकि ऑक्सोट्रॉफ सरवाइव नहीं कर पाता। तो अपन ने कहा कि ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, अभी आपने इस बैक्टीरियल कॉलोनी को आपने रखा है कंप्लीट मीडियम में। कैसे मीडियम में रखा है बेटा, कंप्लीट मीडियम में रखा हुआ है। तो कंप्लीट मीडियम में सारे के सारे सरवाइव करेंगे। अब यहां इस बैक्टीरियल कॉलोनी में लेट्स से दो तरह के बैक्टीरिया हैं। कितनी तरह के बैक्टीरिया हैं, दो। तो अपन ने कहा कि जो दो तरीके के बैक्टीरिया हैं, तो उनमें से एक को अपन ने कहा प्रोटोट्रॉफ। पहले को क्या कह दिया, प्रोटोट्रॉफ। प्रोटोट्रॉफ को अभी अपन मान लेते हैं कि यह हमारा टाइप ए है, और दूसरा कौन है, ऑक्सोट्रॉफ है। और जो ऑक्सोट्रॉफ है इसको अपन मान लेते हैं कि यह हमारा बैक्टीरिया का टाइप टू। ये बैक्टीरिया का टाइप कौन सा हुआ, टू। तो टाइप टू को अपन ने नाम क्या दे दिया, ऑक्सोट्रॉफ। अभी मैंने आपसे कहा था प्रोटोट्रॉफ वाइल्ड वैरायटी है। इससे जो ऑक्सोट्रॉफ है वो बनता किसकी वजह से है, म्यूटेशन की वजह से। तो इससे ऑक्सोट्रॉफ किससे बना, म्यूटेशन की वजह से बना। तो अपन ने कहा म्यूटेशन की वजह से यहां फॉर्मेशन किसका हुआ, ऑक्सोट्रॉफ का। अब जरा ध्यान दें, अगर मैं अभी भी, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को अभी भी कंप्लीट मीडियम में रखा रहने दूं, तो क्या इसके ऑक्सोट्रॉफ होने का इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अब हम चाहते हैं कि प्रभाव पड़े, तो प्रभाव पड़े तो उसके लिए अपन ने क्या किया, हमने इन्हें अब रखा मिनिमल मीडियम पर। कैसे मीडियम में रख दिया, तो मिनिमल मीडियम का मतलब हुआ कि हमने यहां पर इनके लिए जो रिसोर्स हैं वो चेंज कर दिए ना। अब रिसोर्सेज को क्या कर दिया, चेंज। तो अपन ने कहा कि जब अगर हम रिसोर्सेज को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से जो ऑक्सोट्रॉफ है ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये क्या हुआ, मर गया बेचारा। जबकि ये जो प्रोटोट्रॉफ है ये मरेगा कि सरवाइव कर जाएगा। अब यहां ध्यान दें, जो ये मरा या सरवाइव किया, क्या वो पेट्री डिश में फीड कंटेंट बदलने की वजह से था, वो उस बैक्टीरिया के रिसोर्स को यूटिलाइज करने की एबिलिटी की वजह से था। जो ये मरा वो उस बैक्टीरिया के रिसोर्स को यूटिलाइज करने की एबिलिटी की वजह से मरा ना। प्रोटोट्रॉफ का रिसोर्स यूटिलाइजेशन की एबिलिटी ज्यादा बेहतर थी, जबकि ऑक्सोट्रॉफ की
रिसोर्स को यूटिलाइज करने की एबिलिटी उतनी बेहतर नहीं थी। तो इसीलिए तो जो ऑक्सोट्रॉफ था वो मर गया। और आप ध्यान दें, यहां पर जब ये काइंड ऑफ सिलेक्शन हुआ जिसमें कुछ सरवाइव किए, कुछ की डेथ हो गई, म्यूटेशन उससे पहले हुआ था कि बाद में? तो मतलब म्यूटेशन प्री एडाप्टिव होते हैं कि पोस्ट? अपन ने नेचुरल सिलेक्शन में बात की थी ना कि जो म्यूटेशंस है वो कैसे होते हैं? प्री अडाप्टिव। जब नेचुरल सिलेक्शन काम करता है उससे पहले म्यूटेशन हो चुके होते हैं, क्योंकि यहां इतना टाइम नहीं था कि बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ चेंज लेकर के आ पाए। अगर पहले से कुछ चेंज इसके अंदर मौजूद है तो उस कंडीशन में सरवाइव करेगा। अगर वो चेंज नहीं है तो उस कंडीशन में सरवाइव कर पाएगा क्या? नहीं। तो अपन ने कहा कि ध्यान दें, ये जितने भी बैक्टीरिया थे, इन सारे बैक्टीरिया का पापा तो एक ही था। उसके बावजूद यहां पर वेरिएशन आई कि नहीं? अगर वेरिएशन नाम की चीज ना होती तो सबके सबको या तो जिंदा रहना था या सबको मर जाना था। ना तो सारे जिंदा रहे, ना सारे मर गए। ऑल दो सब एक ही बैक्टीरिया के बच्चे थे। तो इसका मतलब है कि जब जनरेशंस आगे बढ़ती हैं तो वेरिएशंस आती जाती हैं। तो वेरिएशंस का क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस। क्या आपने को वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस वाली बात समझ में आई? अब यहां देखिए, ये जो वेरिएशंस और इनका इनहेरिटेंस हो रहा है, तो इसकी वजह से अब यहां पर फाइनली इन्होंने कहा कि यहां काम करता है नेचुरल सिलेक्शन। कौन काम करने वाला है बेटा? नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा। तो इनका कहना था कि अब काम करेगा नेचुरल सिलेक्शन। ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, इट वॉज ओरिजिनल आइडिया ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। ये डार्विन का ओरिजिनल आइडिया नहीं था। ये एक्चुअली आइडिया किसका था? हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका आइडिया था, जिन्होंने इसे कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उन्होंने इसे क्या नाम दिया था बेटा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसी चीज को डार्विन ने अडॉप्ट किया और डार्विन ने अडॉप्ट करके उसी को नाम क्या दे दिया था? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने यहां बात करी थी ना डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर डार्विन साहब किसकी बात करते हैं? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। मतलब जिनके पास बेनिफिशियल वेरिएशन होंगे उनके ब्रीड करने के चांसेस ज्यादा, या वो ज्यादा ब्रीड करेंगे। और जिनके पास बेनिफिशियल वेरिएशंस नहीं हैं उनके अंदर ब्रीडिंग ज्यादा की कम। मतलब कि अगली जनरेशन में बेनिफिशियल वेरिएशंस वालों का नंबर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जब अगर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इस तरीके से बेनिफिशियल वेरिएशन इकट्ठी होती जाएंगी, तो इनके इकट्ठे होते जाने की वजह से फाइनली अब यहां क्या हो जाएगा? स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब है कि देयर विल बी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब यहां क्या हो जाएगा बेटा? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो अपन ने कहा कि यहां पर होगा नई स्पीसीज का ओरिजिन। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या रखा था? ओवर प्रोडक्शन। दूसरा, ये जितने पॉइंट है सीक्वेंस में याद करने होते हैं, या आप ऐसा नहीं कि हैफाजेड अपने हिसाब से कर दो। सबसे पहला पॉइंट क्या था? ओवर प्रोडक्शन। दूसरा था लिमिटेड रिसोर्सेज। तीसरा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर था वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। फिर आया नेचुरल सिलेक्शन। और छठे नंबर पे स्पेसिएशन, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो पहला कौन? दूसरा? तीसरा? चौथा कौन था? और पांचवा? छठे का नाम स्पेसिएशन। एक बार इतनी बात अभी समझ में आई? अब जरा एक बात और देख लेंगे, फिर मैं यहां एक बार एनसीईआरटी आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि यहां एनसीईआरटी समझने में थोड़ी आती है दिक्कत। तो आप देखो, अपने पास एक टर्म है इवोल्यूशन। हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं ना। तो अभी तक हम ये बहुत क्लियर नहीं है कि हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस माने या इवोल्यूशन को हम एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेस माने।
मतलब अभी तक हम बहुत क्लियर नहीं हैं कि क्या हम इवोल्यूशन को प्रोसेस माने या एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस माने। क्या इस मामले में हमारे पास कोई बहुत ज्यादा क्लियरिटी है? नहीं, अभी हम इस मामले में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? जब अगर मैं बात करता हूं प्रिमिटिव अर्थ की, या अगर मैं बात करता हूं प्रिमिटिव यूनिवर्स की, तो प्रिमिटिव अर्थ और प्रिमिटिव यूनिवर्स जो था, इस प्रिमिटिव अर्थ या प्रिमिटिव यूनिवर्स से फॉर्मेशन किसका हुआ? मॉडर्न अर्थ का। इससे कौन बना बेटा? मॉडर्न अर्थ। तो प्रिमिटिव अर्थ से फॉर्मेशन हुआ मॉडर्न अर्थ का या मॉडर्न यूनिवर्स का। जब ये फॉर्मेशन हुआ तो ये फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? इवोल्यूशन। ये फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है? इवोल्यूशन। तो यहां पर आपने इवोल्यूशन को प्रोसेस माना है या एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस माना है ना। तो मतलब कि यहां पर आप इवोल्यूशन को क्या मान रहे हैं? प्रोसेस। जब मैं बात करता हूं अर्थ या यूनिवर्स की, तो मैं लिविंग मैटर की बात कर रहा हूं कि नॉन लिविंग? किसकी बात कर रहे हैं अभी? नॉन लिविंग ना। जब मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ तो कैसी है? नॉन लिविंग। भाई अर्थ पे लाइफ है ना, तो लाइफ का होना एक अलग बात है और अर्थ का होना एक अलग बात है। मतलब कि जब मैं अगर बात करता हूं इन एनिमेट मैटर की, मतलब कि नॉन लिविंग मैटर की, तो इन एनिमेट मैटर के मामले में जब आप बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि प्रिमिटिव अर्थ से मॉडर्न अर्थ बनने के दौरान इवोल्यूशन वाज अ प्रोसेस। अब वहीं पर अगर अपन देखें तो मान लो एक स्पीसीज थी। अब यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक स्पीसीज के बारे में। और जो स्पीसीज है उसके मेंबर कैसे हैं? लिविंग हैं। ये जो स्पीसीज है इससे अब यहां बनी एक इवॉल्व्ड स्पीसीज। तो पहले जो स्पीसीज थी, इस स्पीसीज से अब यहां क्या बनी? एक इवॉल्व स्पीसीज बनी। यानी कि आप कुछ ऐसा समझें, ज्यादा इवॉल्व कौन? रामापिथेकस या हम? हम ज्यादा इवॉल्व है ना। मतलब रामापिथेकस वाज लेस इवॉल्व व्हाइल वी आर मोर इवॉल्व। हम ज्यादा इवॉल्व है ना। जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो ये जो स्पीसीज थी और ये जो स्पीसीज है इसके आगे अपन लगा लेते हैं मान लो एक प्रिमिटिव स्पीसीज थी। तो इस प्रिमिटिव स्पीसीज से अब फॉर्मेशन किसका हुआ? इवॉल्व स्पीसीज का। जब ये फॉर्मेशन हुआ तो ये हुआ किसकी वजह से? नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि डार्विन ने मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन किसे माना है? तो मतलब कि यहां पर नेचुरल सिलेक्शन क्या है? प्रोसेस है। और जबकि यहां पर अपन अगर बात करें तो जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन को क्या माना है? एंड रिजल्ट। तो इवोल्यूशन को अपन ने यहां क्या माना बेटा? एंड रिजल्ट। तो मतलब जब अगर नॉन लिविंग मैटर की बात करोगे तो उस टाइम पर इवोल्यूशन क्या होगा? प्रोसेस या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? और लिविंग के बारे में बात करेंगे तो रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। अब आपके पास दो चीजें हैं। एक टर्म तो है इवोल्यूशन, इसकी यूनिट होती है बेटा पॉपुलेशन। इवोल्यूशन की यूनिट क्या होती है? पॉपुलेशन। ध्यान दें, इवोल्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहो कि मर जाओ। इवोल्यूशन को जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ मानव जाति से फर्क पड़ता है। इवोल्यूशन को जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ हमारी स्पीसीज से फर्क पड़ता है, हमारी पॉपुलेशन से फर्क पड़ता है। मुझसे या तुमसे फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे तो कितने ही आए चले गए, जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवोल्यूशन में क्या सिंगल इंडिविजुअल का रोल होता है? नहीं। हां, सिंगल इंडिविजुअल का रोल सिर्फ इतना है कि अपने कैरेक्टर्स को अगली जनरेशन में पास कर दे। जैसे इवॉल्व होना है, वो कौन इवॉल्व होगा? पॉपुलेशन। जैसे इवॉल्व होना है वो कौन इवॉल्व होगा? पॉपुलेशन।
वहीं पर जब बात आती है नेचुरल सिलेक्शन के मामले में, तो नेचुरल सिलेक्शन का जो यूनिट है ये माना जाता है इंडिविजुअल। तो नेचुरल सिलेक्शन के मामले में बेटा यूनिट अपन किसे मानते हैं? इंडिविजुअल को। तो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल, जबकि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन कौन है? पॉपुलेशन। तो एक बार इतना लिखेंगे, फिर पढ़ते हैं एनसीईआरटी एंड देन आगे बढ़ेंगे। नॉन लिविंग मैटर, पीछे वाली स्लाइड। पर ऑक्सोट्रॉफ केवल एक तो नहीं था ना, ऑक्सोट्रॉफ की भी पॉपुलेशन रही होगी। अगर पॉपुलेशन रही तो इसका मतलब है कि इससे जिस समय हमने इस बैक्टीरियल कॉलोनी को लिया उससे काफी समय पहले एक म्यूटेशन हुआ होगा जिसमें ऑक्सोट्रॉफ बना होगा। उस ऑक्सोट्रॉफ के जो कैरेक्टर्स थे वो अगली जनरेशन में जा रहे थे कि नहीं? तो मतलब प्रोटोट्रॉफ से ऑक्सोट्रॉफ बनना क्या है? वेरिएशन। प्रोटोट्रॉफ के कैरेक्टर भी अगली जनरेशन में गए, ऑक्सोट्रॉफ के कैरेक्टर भी अगली जनरेशन के अंदर गए। तो इसीलिए हमने इसे कहा वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस। हाँ, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी का साफ कहना है कि इवोल्यूशन के मामले में डार्विन ने बेटा जब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन किसे माना है? नेचुरल सिलेक्शन को। तो अगर आप किसी चीज को मैकेनिज्म मान रहे हैं किसी की, तो वो जो किसी की है वो उसका रिजल्ट हुआ ना। क्या? ऐसा नहीं करना है। इवोल्यूशन जब आप लिविंग मैटर की बात करेंगे, किसी स्पीसीज की बात करेंगे, तो हमेशा आप स्पीसी जो इवोल्यूशन है वो आप कहेंगे कि ये एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। और किसका एंड रिजल्ट है? नेचुरल सिलेक्शन का। तो डार्विन, इसीलिए तो हमने कहा ना डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो डार्विन ने उनकी किताब से कुछ चीजें ली हैं। क्या हम लिख चुके हैं? आगे बढ़ें। तुम कल कहां थे बाबूजी? कल कहां थे? ओह हो। कि बेटा कॉपी पे ऐसे उल्टा लिखती हो क्या तुम? लास्ट पेज टू फर्स्ट पेज। तो इतनी मेहनत क्यों करती हो? एक बार लिखना बहुत होता है। पहले फेयर लिखा जाता है, बाद में रफ करते रहते हैं बैठे बैठे। जब भी आप बायो पढ़ें
तो ध्यान रखें, बायो केवल पढ़ने नहीं, लिखने की भी चीज है। जब तक आप साथ में कॉपी लेके नहीं बैठेंगे, नहीं लिखेंगे साथ में, आपको चीजें याद नहीं होंगी। अगर आपको पढ़ना है तो आप किताब रखो साथ में, नोट रखो, पर आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए। आपने एक पैराग्राफ में क्या क्या पढ़ा, उसका जो सेंट्रल आइडिया था, मेन मेन जो बातें थी, वो आप उस रफ कॉपी में लिखते जाए। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में न लिखें तो भी चलेगा, पर लिखें जरूर। हमें तुम्हारी क्षमताओं पे भरोसा है, दैट यू कैन डू। दो दो क्यों? 45 क्वेश्चन होंगे ना। तो टिश्यू से कम रखेंगे, एवोल्यूशन एचएसडी से ज्यादा रखेंगे। अरे आपको हम तो पेपर बना के देंगे ना, उसके बाद जब तुम अप्रूव कर दो, उसके बाद तो अप्रूव कर देना कि हाँ सर अब ठीक है। मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक इंडिविजुअल पे काम करता है कि उस इंडिविजुअल के पास बेनिफिशियल वेरिएशन है या नहीं। क्या बेटा? मोस्ट एक्यूट इसलिए लिखा है क्योंकि पिन पॉइंटेड काम करता है, ये एक ही स्पीसीज पे काम कर रहा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है मोस्ट एक्यूट। क्योंकि बेटा डार्विन के हिसाब से, डार्विन ने जो किताब लिखी है उस पूरी किताब में एवोल्यूशन नाम का वर्ड नहीं है। डार्विन ने जो कुछ लिखा है वो केवल नेचुरल सिलेक्शन के बारे में लिखा है। इसीलिए अपन जो है नेचुरल सिलेक्शन को एसेंस ऑफ डार्विनिज्म कहते हैं। चलो अब जरा इधर देंगे ध्यान। देखिए, कल हमने बात की थी इवोल्यूशन होता किसके थ्रू है, नेचुरल सिलेक्शन। स्टार्ट कब हुआ, तो कहा कि जब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। तो कल हमने बात की थी ना कि जब तक अगर सारी लाइफ फॉर्म एकदम सिमिलर रही होंगी तो क्या कोई इवोल्यूशन हुआ होगा? नहीं। इवोल्यूशन शुरू तब हुआ जब इन लाइफ फॉर्म के अंदर क्या आने लगे, वेरिएशंस। तो अपन ने कहा कि जब वेरिएशन आए, डिफरेंसेस आए, तब इवोल्यूशन शुरू हुआ। अब आपके प्रश्न का उत्तर है, एनसीईआरटी लिखती है एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। तो जब भी एसेंस पूछा जाएगा हमेशा आपका आंसर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। तो क्या हमने बात कर ली है, समझ ली है कि रेट ऑफ इवोल्यूशन कैसे रिलेटेड होता है? ध्यान दें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म का मतलब क्या है, इवोल्यूशन ही है ना। तो रेट ऑफ इवोल्यूशन किससे लिंक्ड है, लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन। Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individual within hours। तो माइक्रोब के अंदर यानी कि बैक्टीरिया जो लगभग हर 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, वो कुछ ही घंटों में उसकी संख्या कितनी पहुंच जाएगी, मिलियंस में। Colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component। वही प्रोटोट्रॉफ ऑक्सोट्रॉफ की बात चल रही है, फीड कंपोनेंट को यूटिलाइज करने के बारे में। फिर कहा चेंज इन द मीडियम, पहले कहां रखा था, कंप्लीट मीडियम में, बाद में कहां शिफ्ट किया था, मिनिमल मीडियम में। तो मतलब चेंज इन द मीडियम would bring out only that part of the population that can survive under the new condition। तो प्रोटोट्रॉफ मिनिमल मीडियम में सरवाइव कर पा रहे थे, जबकि ऑक्सोट्रॉफ सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो आगे कौन बना रहेगा, प्रोटोट्रॉफ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर्स। अगर मान लो कुछ ऑक्सोट्रॉप बचे रह भी गए, ठीक, मान लो समहाउ कुछ बचे रह भी गए होंगे, तो धीमे धीमे करके क्या होगा, प्रोटोट्रॉफ का नंबर बढ़ता चला जाएगा, जबकि ऑक्सोट्रॉफ का नंबर उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं। फिर आगे अपन ने कहा दिस वुड हैपन विद इन डेज। तो क्योंकि माइक्रोब की बात है, तो ये जो इवोल्यूशन है ये आपको कुछ दिन के अंदर दिख जाएगा। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर
as lifespan of these animals are in years. तो यही काम फिश या फाउल में होने में कहा कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, हमने कहा कि सेंचुरीज लगेंगे, ईयर्स लगेंगे, तो यहां मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। यहां पर हम कहते हैं फिटनेस ऑफ बी, बी मतलब कौन, जो सरवाइव किया, इज बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर द न्यू कंडीशंस। तो नई कंडीशन में प्रोटोट्रॉफ की फिटनेस ज्यादा बेहतर है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सोट्रॉफ के। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस, तो नेचर किसके लिए सिलेक्ट करती है, फिटनेस। One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherited. तो डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब केवल क्या था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो अगर कोई कैरेक्टर इनहेरिट नहीं हो रहा तो उसका फिटनेस में कोई योगदान नहीं है। फिर कहा हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व, यानी कि इवोल्यूशन का एक जेनेटिक बेसिस होना जरूरी है। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. तो जो hostile environment है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेहतर तरीके से सरवाइव कर पाते हैं, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म उतना बेहतर तरीके से सरवाइव नहीं कर पाते। एडाप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। एडाप्टिव एबिलिटी का मतलब क्या है, वहां सरवाइव करने की जो क्षमता है उसके बारे में कहा कि वो इनहेरिटेड है, मतलब कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट करी जाती है। इट हैज अ जेनेटिक बेसिस। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडाप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। तो जो ओवर द जनरेशन, हर जनरेशन में अडाप्ट करता जाएगा, जिसका सिलेक्शन होता जाएगा, तो उसी की फिटनेस को तो हम ज्यादा बेहतर कहेंगे। फिर कहा ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन की थ्योरी के दो की कंसेप्ट कौन कौन, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। इवन बिफोर डार्विन, तो लेमार्क साहब डार्विन से पहले के थे। अब फ्रेंच नेचुरलिस्ट कहां से थे, फ्रांस से। लेमार्क हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो लेमार्क के हिसाब से क्या हुआ था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स हुआ था। लेमार्क ने यहां पर एग्जाम्पल किसका लिया, जिराफ का। तो कहा कि हु इन एन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स, यानी कि पत्तियां खाना, इसकी कोशिश में क्या हुआ कि इलोंगेशन हुआ इनकी नेक का। एज दे passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generations, giraffes slowly over the year came to acquire long neck. तो जिराफ की गर्दन क्या हो गई, लंबी। Nobody believes this conjecture anymore, मतलब इस कहानी को अब कोई मानता नहीं है। अब हम मानते किसे हैं, डार्विनिज्म को। इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो इवोल्यूशन को एक प्रोसेस माने या हम रिजल्ट ऑफ प्रोसेस माने। The world we see, animate, inanimate and animate is only the success stories of evolution। यानी कि अगर हम बात करें चाहे लाइफ की, चाहे हम पूरी अर्थ की बात करें, तो यहां पे इवोल्यूशन हुआ, तभी तो आज हमें सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये सारा इवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी है। When we describe the story of this world, we describe evolution as a process। तो जब वर्ल्ड की कहानी मतलब कि नॉन लिविंग मैटर की कहानी डिस्क्राइब करते हैं तो इवोल्यूशन क्या है, प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो लाइफ की जब बात करेंगे तो प्रोसेस कौन है, नेचुरल सिलेक्शन। और जो प्रोसेस है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसका जो रिजल्ट है, वो कौन है, इवोल्यूशन। We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as processes or end result of unknown processes। तो अब तक हम बहुत क्लियर नहीं हैं कि हम दोनों में से क्या माने, पर हम वो मानेंगे जो एनसीईआरटी ने कहा है। एनसीईआरटी ने क्या कहा कि जब आप बात करें वर्ल्ड की तो इवोल्यूशन क्या है, प्रोसेस है। लाइफ की बात करेंगे तो प्रोसेस कौन होगा, नेचुरल सिलेक्शन, और उसका एंड रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस कौन है, इवोल्यूशन।
फिर हमने कहा कि यहां पर इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। तो इन्फ्लुएंस में जब अगर बात आएगी तो किसका नाम लिखेंगे? टी आर माल्थस। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब है जो बातें फैक्ट हैं। नेचुरल सिलेक्शन उन चीजों पे काम करता है जो बातें फैक्ट हैं, मतलब कि आपको सामने दिखाई देंगी। जैसे ही जब डार्विन ने जिराफ का इवोल्यूशन समझाया था, तो डार्विन ने कहा था कि पहले जिराफ दो तरह के थे, एक जिनकी नेक और फोरलिम छोटे थे, दूसरे जिनकी नेक और फोरलिम लंबे थे। जब जमीन पे घास खत्म हुई तो जिन जिराफ के नेक और फोरलिम छोटे थे वो जिराफ मर गए। वहीं पर जिन जिराफ की नेक और फोरलिम लंबे थे उन जिराफ ने आगे सरवाइव किया। तो अगर हम उस समय पर रहे होते तो क्या हमें दो तरह के जिराफ नहीं दिखाई दिए होते? तो मतलब कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ऐसे कैरेक्टर्स पर बेस्ड है जो फैक्चुअल हैं, जो कि आपको सामने सामने दिखाई देते हैं। फिर कहा फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये हम बात कर चुके। पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन को अगर छोड़ दें तो पॉपुलेशन साइज क्या है? स्टेबल है। इसका एक और एग्जांपल आप इंसेक्ट पॉपुलेशन ले सकते हैं। बारिश के टाइम पर इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उसके बाद जब सर्दियां आएंगी, फिर जब गर्मी आती है, तो इन दोनों सीजन्स में इंसेक्ट की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली क्या रहेगी? कम। तो सीजनल फ्लक्चुएशंस को अगर छोड़ दें तो पॉपुलेशन साइज क्या रहने वाला है? स्टेबल। मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने कहा था ना, पॉपुलेशन के मेंबर्स में बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे होते नहीं है। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर। तो सुपरफिशियली क्या दिखाई देंगे? सिमिलर। मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। तो ज्यादातर वेरिएशंस क्या होती हैं? इनहेरिट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, मतलब लॉगरिथमिक रेशियो में ग्रो करने वाला है, इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस्ड मैक्सिमली। तो मतलब अगर सारे के सारे मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करने लगे तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा? एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगी। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन अ ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। और दूसरा फैक्ट ये है कि पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड। जबकि हमें वास्तव में क्या दिखाई देता है कि पॉपुलेशन साइज रियलिटी में कैसी है? लिमिटेड। अब आप कहोगे ह्यूमन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बहुत तेजी से, तो ह्यूमन पॉपुलेशन को हमने बहुत बचा के रखा है, तब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम नेचर को काम नहीं करने दे रहे हैं। नेचर माता ने आके थोड़ी कहा था कि तुम ग्रीन रिवॉल्यूशन करो, नहीं करती। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं करते तो आपको लगता है कभी ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ी होती? नेचर माता ने थोड़े आके कहा था कि तुम वैक्सीन बना लो, नहीं बनाते, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। तो मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी है कि इसको बढ़ाया गया है? हमने लोगों को सरवाइव करने दिया है, हमने नेचर को काम नहीं करने दिया है। नेचर को एक बार अवसर देके देखो, फिर नेचर बताती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होती है कि नहीं। और वो भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बार नेचर बताएगी जरूर कि हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल होती कैसे है। सो अब देखिए, अपन ने कहा कि हाँ, इन रियलिटी पॉपुलेशन साइजेस इन रियलिटी आर लिमिटेड, मींस दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस। बात किसकी चल रही है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की। अब ध्यान दो, जो जिंदा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो जिंदा बचे वो उनकी जान की कीमत पे बचे जो मर गई। मतलब अगर एक जंगल में 5 टाइगर थे, दो में लड़ाई हुई, एक मर गया, अब कितने बचे? 4। वहां जितने भी प्रे थे वो पहले कितने में बंटते? 5। अब कितने में बटेंगे? 4। मतलब उन 4 को जो एक्स्ट्रा खाना मिला वो 5वें के हिस्से का ही था। उन 4 को जो एक्स्ट्रा खाना मिला वो किसके हिस्से का था? 5वें के हिस्से का था। तो यहां पर कहा कि
only some survived and only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. तो कुछ ने सरवाइव किया, और किसकी कीमत पे सरवाइव किया? उनकी कीमत पे जो मर गए, उनकी कीमत पे इन लोगों ने सरवाइव किया. Novelty and brilliance inside of Darwin was this. डार्विन ने कहा, वेरिएशन विच आर हेरिटेबल एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू. तो वो वेरिएशन जिनकी वजह से रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाए, और ज्यादातर के लिए होगा कि कम के लिए? Adapted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny. मतलब जिनका रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर है वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके प्रोजेनी होंगे ज्यादा. Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristic. तो population characteristic क्या हो जाएगा? Change. And hence new form appear to arise. तो जब अगर नई फॉर्म अपीयर हो रही हैं तो इसी को तो हम कहेंगे स्पेसिएशन, मतलब कि नई स्पीसीज का बनना. क्या आपने को इतनी बात समझ में आई है? अब देखिए, अब अपनी को बात करनी है अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. हाँ, मतलब अगर मान लो कोई एक वेरिएशन है जो कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो बेहतर बनाती है पर इनहेरिटेबल नहीं है, तो ऐसी वेरिएशन का कोई फायदा नहीं है. जैसे मान लो एक आदमी है जो किसी गांव में है, शारीरिक रूप से खूब ताकतवर है, और वो क्या है, बाकी लोगों को मार पीट के उनके हिस्से का खाना खा जाता है. पर क्या उसका ये जो कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में जाएगा? नहीं. अगर अगली जनरेशन में नहीं जाएगा तो क्या इसका इवोल्यूशन में कोई फायदा मिलेगा? नहीं. तो मतलब दो चीजें होनी चाहिए. एक तो वो वेरिएशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर बनाती हो, और वो वेरिएशन इनहेरिट होनी चाहिए, तब उसका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मिलेगा. एनसीईआरटी ने ये कहा है कि अब तक हमारे पास क्लियरिटी नहीं है. हम एकदम पिन हम एकदम पिन पॉइंटेड नहीं कह सकते कि मैं इवोल्यूशन को प्रोसेस मानूंगा या मैं इवोल्यूशन को एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेस मानूंगा. मामला अभी तक डाइसी है, अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है. दोनों के लिए कहा है कि दोनों के मामले में डाइसी है कि हम इसे रिजल्ट माने या हम प्रोसेस माने. पर उससे पहले क्योंकि एनसीईआरटी कह चुकी है कि जब वर्ल्ड की कहानी डिस्क्राइब करेंगे तो इवोल्यूशन प्रोसेस है, लाइफ की कहानी डिस्क्राइब करेंगे तो इवोल्यूशन क्या बन जाती है? अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन वाले पार्ट पर. कि साहब इवोल्यूशन होता कैसे है? तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं म्यूटेशन थ्योरी की. तो अपन बेटा किसकी बात करेंगे? म्यूटेशन थ्योरी. 20वीं सेंचुरी में जब हमने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को, तो मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करने वाले कितने साइंटिस्ट थे? तीन. कोरेंस, टेशरमार्क और डिब्रीज. तीन साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने रीडिस्कवर किया. अब इनमें से ह्यूगो डिब्रीज को यह लगा कि यार अगर जेनेटिक्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो इवोल्यूशन है वो भी किसकी वजह से होना चाहिए? जेनेटिक्स की वजह से. तो म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? ह्यूगो डिब्रीज. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक प्लांट पर जिसका नाम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना. प्लांट का नाम क्या बेटा? ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर स्टडी करी. और ये जो ओइनोथेरा लैमार्कियाना है इसको बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज.
क्या कहा जाता है प्लांट को? इवनिंग प्रिमरोज कहा जाता है। तो प्लांट का नाम है इवनिंग प्रिमरोज। इस प्लांट पर इन्होंने स्टडी करी। इन्होंने क्या किया, इस प्लांट को लिया और प्लांट को लेकर के इसमें कराई सेल्फिंग। क्या कराई बेटा? हम जानते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से प्योर लाइंस इवॉल्व होती हैं। कौन इवॉल्व होता है? प्योर लाइन। तो मतलब अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होना चाहिए? पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टर्स बने रहने चाहिए। यहां इन्होंने देखा कि सेल्फिंग के बाद जो F1 मिले, इन F1 में से ज्यादातर देवर सेम एज पेरेंटल जनरेशन। ज्यादातर किसके जैसे थे? पेरेंटल के जैसे। जबकि इन्होंने देखा कि F1 में कुछ इन्हें दिखे जो डिफरेंट थे। किससे डिफरेंट थे बेटा? पेरेंटल जनरेशन से अलग से इनको दिखाई दिए। अब डिफरेंस में हो सकता है फ्लावर का कलर चेंज हुआ हो सकता है हाइट इनकी चेंज हुई, हो सकता है सीड का शेप चेंज हुआ, वट एवर द चेंज वॉज, बट समहाउ दे वर डिफरेंट। जब ये डिफरेंट थे तो इन्होंने इनको लिया और इनके बीच में सेल्फिंग कराई। जब सेल्फिंग कराई तो उसके बाद जो F2 आए, इन F2 में ज्यादातर देवर सेम एज F1। ज्यादातर किसके सिमिलर रहे? F1 के। जबकि वहीं पर कुछ जो मेंबर थे देवर डिफरेंट। तो मतलब क्या हमें दिख रहा है कि हर जनरेशन में अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता जा रहा है, अलग तरीके के प्लांट बन रहे हैं। हर जनरेशन में बड़े बड़े वेरिएशंस आ रहे हैं, क्योंकि अगर छोटे छोटे वेरिएशन होते तो वो एक बार में तो नोटिस नहीं होने थे। डार्विन के हिसाब से वेरिएशंस को एकुमुलेट होना पड़ता है ना, तब कैरेक्टर में अंतर दिखाई देता है। जबकि यहां तो हर जनरेशन में कैरेक्टर में अंतर दिखाई दे रहा था। तो ये जो सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन है, इसी को ह्यूगो डिब्रीज ने नाम दिया था सॉल्टेशन। क्या कहा था? सॉल्टेशन। और सॉल्टेशन में सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है। सॉल्टेशन कहा जाता है कूद कूद के चलने को। सॉल्टेटरी लोकोमोशन का मतलब क्या है? कूद कूद के चलना। तो एक बार इतना लिखेंगे, इस थ्योरी के बारे में अपन समझ लेंगे कल। ये थ्योरी फिर बात करते हैं हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में।